निवेश को लेकर के चर्चा होगी और ये सेशन भी बेहद खास रहने वाला है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या करते हैं लगातार, तो उसमें किस तरह से क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मुस्कान, ओवर टू यू। थैंक यू हितेंद्र सर, प्लीज बी सीटेड। तो राजेश सिंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से राजेश जी का मैं चाहूंगी कि आप सब स्वागत करें। इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा देना चाहती हूँ राजेश जी का। अल्फा एएमसी के फंड मैनेजर हैं, सीईओ हैं, करीब 250 करोड़ के निवेश का प्रबंधन करते हैं। कैपिटल मार्केट और एमएसएमई निवेश में 7 से अधिक वर्षों का अनुभव ये रखते हैं। इसके साथ ही 50 करोड़ से ज्यादा के कैपिटल रेंजिंग और 500 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन में अहम भूमिका राजेश जी ने निभाई है। राजेश जी, लोगों का फंड मैनेज करते हैं आप, लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। वॉर जैसी कंडीशन में लोग डरते हैं कि निवेश करना चाहिए या नहीं, कहां पर पैसा डालें और कैसे फंड मैनेज करें, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? जी मुस्कान जी, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, मार्केट इजराइल और ईरान की वॉर के बाद से थोड़ा वॉलेटाइल है, मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हो रही है और माना जा रहा है कि क्योंकि ये वॉर शायद और आगे बढ़ जाए, मतलब ये सिचुएशन थोड़ी और यहाँ से वर्सन अप हो जाए, तो उसको लेके कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो डर भी रहे हैं कि इसकी वजह से इंडिया के ऊपर या फिर पूरी ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसा रहेगा। देखिए, हम इसको टैकल करने के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप सारा पैसा इकट्ठा मत लगाइए, आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करिए। तो 2025 की शुरुआत से अगर हम बात करें, अगर पिछले साल चले जाएं, तो सितंबर 2024 में इनफैक्ट यूएस का डेट क्राइसिस अनवील होना शुरू हुआ था। ये सब उसी की ही रेपरकशंस है। यूएस की डेट क्राइसिस में हमने पता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसको अभी $38 ट्रिलियन का उनके ऊपर डेट है जिसको उन्हें रीपे करना है, और उसकी वजह से ही हमने अभी पीछे देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ के लिए बहुत सारी कंट्रीज पे टैरिफ वॉर, मतलब एक टैरिफ लगाए, एक्स्ट्रा टैरिफ्स, और इवन वेनेजुला के ऊपर उन्होंने अटैक करके उसको अपने अंडर किया है। अभी ईरान के साथ लड़ाई चल रही है, जो कि हमें लगता है कि अगले साल से लेके 1.5 साल तक ये सिचुएशन और चलती रहेगी। ये कंसोलिडेशन का फेस है। तो मार्केट में हमने हर 8 साल में करेक्शन आते हुए देखा है। तो सितंबर 2024 इस बार यूएस का डेट क्राइसिस रीजन बना है। अगर 8 इयर्स पहले चले जाएं, नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तब भी स्टॉक मार्केट करेक्ट हुआ था। 2000 उससे भी अगर 8 साल पहले चले जाएं, 2008 में, तब यूएस की रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स आई थी, जो बेसिकली सब प्राइम क्राइसिस आया था। सब प्राइम क्राइसिस के साथ लेमन ब्रदर्स जो बहुत बड़ा बैंक था वो फेल हुआ था, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट करेक्ट हुई थी। इवन 8 इयर्स और पहले चले जाएं तो 2000 में आईटी बबल बर्स्ट हुआ था, 92-93 में 8 साल पहले हर्षद मेहता का केस हुआ था, और 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। तो स्टॉक मार्केट जो है वो 8 ईयर की साइक्लिसिटी के साथ चलती है, और हम क्या देखते हैं कि 8 साल की साइक्लिसिटी में जब मार्केट करेक्ट होती है तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स मार्केट, बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती है। बहुत ज्यादा कोई रिटर्न्स नहीं बनते इस दौरान, पर जो भी लोग इस टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन फेज में शेयर्स परचेज करते हैं धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में, तो जो नेक्स्ट बुल रन आता है, तो जैसे 2001 से 3 में की कंसोलिडेशन देखेंगे तो मार्केट के एक्चुअली में रिटर्न नेगेटिव थे। 2009 से 11 में भी सेम है, 2017 से 19 में भी सेम है। पर जिन्होंने भी शेयर्स अकोमुलेट किए, तो जो नेक्स्ट बुल रन आया 2007 से 8 का, या 2015 से 16 का, या 23 से 24 का, उसमें यही शेयर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, इवन 50 टाइम्स और इवन 100 गुना भी हुए हैं। तो आपको जब भी मार्केट में, अभी भी जैसे अभी 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो आपको इस कंसोलिडेशन में धीरे धीरे शेयर्स को अकोमुलेट करना है और अगले साल 1.5 साल करते रहना है। उसके लिए हम जो मंत्र यूज करते हैं अपने एएमसी में कि हम 10% ऑफ द कैपिटल हर क्वार्टर में डिप्लॉय करते हैं। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर क्वार्टर में 10 रुपए आप बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ओवर नेक्स्ट 30 मंथ्स आपका ओवरऑल सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा। और ये जो नेक्स्ट बुल रन आएगा उसके बीच में हम ये मानकर चलते हैं जो अच्छी कंपनीज में आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं
तो नेक्स्ट बुल रन में वही शेयर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम सर बात करें एसएमई की, एमएसएमई की, एआईएफ की हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का नाम हमने सुना है, पीएमएस का नाम हमने सुना है, व्हाट इज एआईएफ? एआईएफ के बारे में चाहूंगी आप बताएं। जी, तो मुस्कान जी, जैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, एआईएफ स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो सेबी के ही अंडर आता है ये भी। देखिए सेबी जो है वो 3 तरह का प्राइमरीली लाइसेंस देती है। सबसे पहला आता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से ऊपर का लाइसेंस है म्यूचुअल फंड का, और म्यूचुअल फंड से ऊपर का लाइसेंस है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का। तो बेसिकली पीएमएस में आप सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली एक्सचेंज पे जाकर शेयर को परचेज कर पाएंगे और वहीं से ही फंड मैनेजर को रिटर्न्स बनाकर देने होते हैं। पर अगर आप म्यूचुअल फंड का एज एन एएमसी कंपनी कोई लाइसेंस लेती है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड में आप एक तो एक्सचेंज पे जाके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, उसके साथ ही आप आईपीओ में 3 कोटा होते हैं, रिटेल, एचएनआई और इंस्टीट्यूट। तो एज एन इंस्टीट्यूट भी मेन बोर्ड आईपीओज में एज एन एंकर इन्वेस्टमेंट कंफर्म्ड अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गई। पर जब आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बन जाते हैं तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस तो है ही है कि आप एक्सचेंज से शेयर बाय कर सकते हैं, प्लस आप मेन बोर्ड के आईपीओज में एंकर इन्वेस्टर बन सकते हैं। साथ में इंडिया में एसएमई एक्सचेंज भी है, तो एसएमई एक्सचेंज में भी आपको आईपीओ की कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिल जाती है। प्लस आप प्री आईपीओ, मतलब अभी कंपनी अनलिस्टेड है और उसका अगले 6 महीने 12 महीने में आईपीओ प्लान्ड है, तो आप उन कंपनीज में अर्ली इन्वेस्ट करके जब तक वो आईपीओ में आते हैं तब तक उस शेयर्स के रेट भी काफी बढ़ जाते हैं, तो आप उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बेसिकली आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जो हमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या फिर कोई गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हुई या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हुई, उसके अलावा आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू उन चीजों में एक्सपोजर ले सकते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलता। तो जैसे हमने प्राइवेट मार्केट के बारे में बात करी तो अनलिस्टेड शेयर्स हो गए, एसएमई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एसएमई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता। इसके अलावा भी अगर आपने सुना होगा कि इवन जो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं तो उनको भी रिवाइव किया जाता है, बड़ी कंपनीज आकर उनको टेक ओवर करती हैं और फिर वापस से उस बिजनेस को खड़ा करती हैं। इसके अलावा हेज फंड, जिसमें डेरिवेटिव्स के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि बेसिकली आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज यूज करके आप एक तो शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, प्लस अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं तो हेज फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का पार्ट बनते हैं। इवन रियल एस्टेट में एक तो है कि नॉर्मली आप रियल एस्टेट अगर परचेज कर रहे हैं, पर अगर आप बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहें, आप डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करना चाहें, तो रियल एस्टेट्स के भी फंड्स एआईएफ्स में अवेलेबल हैं। तो ये सारे एक्सपोजर्स अवेलेबल हैं। पर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली ये एचएनआई कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, मतलब इसमें नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं काफी कम से शुरुआत हो सकती है, राइट। इसमें एक मिनिमम अमाउंट से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एआईएफ में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, कई एएमसीज ने तो इवन 100 रुपए भी रखा हुआ है, तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। पर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है। तो आपको अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना होगा। अब ये डिपेंड करेगा फंड मैनेजर पर और उस कंपनी की एएमसी की स्ट्रेटेजी पर कि वो 1 करोड़ रुपए कैसे इन्वेस्ट कर रही है। जैसे हम 1 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करते हैं वो हम 2.5 ईयर्स में स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम हर क्वार्टर इन्वेस्टर को बोलते हैं कि अगर कोई 1 करोड़ की कमिटमेंट कर रहा है कि आप 10 लाख रुपीस पर क्वार्टर इन्वेस्ट करते रहिए। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं तो वो 40 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, सेकेंड ईयर में फिर 40 लाख हुआ और 9th एंड 10th क्वार्टर में द रिमेनिंग 20 लाख। मिनिमम 1 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना होगा। मिनिमम 1 करोड़। अमीरों को अमीर बना रहे हैं सर आप। और हाँ जी, मतलब इसमें यही है कि ये देखिए एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि अमीर और अमीर बन जाते हैं इससे, क्योंकि इसमें जो रिटर्न्स हैं वो म्यूचुअल फंड से और बाकी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे काफी बेटर आते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड को जैसे 12 से 20% का प्रोडक्ट गिनते हैं लॉन्ग रन में, कि अगर आप लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 to 20% का रिटर्न आएगा, जबकि जो हम स्ट्रेटेजीज यूज प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा होंगे इसमें अगर प्रॉफिट आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, तो इसमें आपका जो लॉन्ग रन में 36 to 60% का भी आप सीएजीआर रिटर्न आप साल दर साल का निकाल पाते हैं। तो इस वजह से
मतलब ये बात सही है कि ये अमीरों को और अमीर बनाने की प्रोसेस है, क्योंकि बेसिकली इसमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर शायद उतना रिस्क ना भी ले पाए। उसको हो सकता है कि हर टाइम लिक्विडिटी रिक्वायर्ड हो। म्यूचुअल फंड में क्या एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सर्टेन होराइजन के लिए कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उस इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आपको अलाइन होकर चलना पड़ता है। तो ये माना जाता है कि जो एक HNI इन्वेस्टर होगा उसके पास अगर सरप्लस मनी है वही इसमें इन्वेस्ट करे तो वो बेटर रहेगा। बिल्कुल सर, आप MSME और SME के साथ डील करते हैं, क्लास सवाल यही रहेगा, वाई SME एंड MSME? तो देखिए SME जो है, मतलब अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। तो SME के अलावा भी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स आते हैं, और फिर बेसिकली स्मॉल कैप के अलावा SME सेक्टर है। तो हम अल्फा AMC में उन चीजों को टारगेट कर रहे हैं जो अभी दूसरी AMCs टारगेट नहीं कर रही, और वहीं पे ही वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज हमें लगता है ज्यादा है। तो अगर मैं एक सिंपल कंपैरिजन करूं निफ्टी 50 जो कि लार्ज कैप इंडेक्स है, सबसे बड़ी इंडेक्स है, और निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी SME का, तो अगर मान लीजिए अगर आपने पिछले 5 साल के लिए इन तीनों इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया हो, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हो, तो निफ्टी SME के इंडेक्स ने 7.5 करोड़ का रिटर्न जनरेट किया है। तो 1 करोड़ का रिटर्न 7.5 करोड़ रुपीज का रिटर्न जनरेट हुआ है। वहीं अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हो तो वो 1.5 करोड़ है, और वहीं अगर आपने निफ्टी 50 निफ्टी लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हो तो वो 87 लाख है। अब 1.5 करोड़ में और 7.5 करोड़ में 6 करोड़ का डिफरेंस है, जो कि ऑलरेडी 5 गुना हो गया, और 87 लाख और 7.5 करोड़ में ऑलमोस्ट 6 करोड़ 60 लाख का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया। तो इन जस्ट 5 ईयर होराइजन SMEs have given 5 times more return than small cap and 8 times more return than large cap। इस वजह से हमने एज अ फर्स्ट काफी अच्छे हैं इसमें, यही वजह है कि ओके यू आर डीलिंग विद SME। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप मेरे ख्याल से जो भी सवाल होंगे IPO से रिलेटेड और इस सेक्टर से जुड़े हुए, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुस्कान। हमारी चैनल के एडिटर इन चीफ, हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी आपको मोमेंटो देंगी, सम्मानित करेंगी। और वाकई सर जो जानकारी आपने दी, हर एक इंसान तक बहुत आसानी से, सरलता से वो जानकारी पहुंची है सर, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए आम लोग टेक्निकलिटी को इतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जिस सरल भाषा का आपने इस्तेमाल किया उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को ये जरूर पता है कि हम अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, कैसा आपको लाभ मिलने वाला है, क्या उसमें रिस्क है और रिस्क से बचने के लिए क्या है। सबसे बड़ी बात, बड़ी ही सरलता और स्पष्टता से आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत